प्री एंड पोस्ट। बेसिक क्लियर हो गया। मैंने आपको ढेर सारे क्वेश्चन दिए थे बेसिक होमवर्क में सेल रेशो निकालने वाले एक्सेट्रा। अभी हो गए या कुछ में दिक्कत आई? लगभग सब हो गए। चलिए जब क्वेश्चन करेंगे तो सारी चीज़ें फिर से एक एक करके आने वाली है। तो हम अब स्टार्ट कर सकते हैं चैप्टर प्री एंड पोस्ट के क्वेश्चंस। ठीक है, यहां से शुरू करते हैं क्वेश्चन 1 से। क्वेश्चन 1 मिल गया बेटा आप लोगों को? बेटा कुछ केस नहीं आए, हम देख लेंगे बाद में। हमें तो ये शीट आई नहीं बेटा, आपको नहीं आई होगी, बाकी सबको तो आ चुकी है। सभी को मिल चुकी है ना ये शीट? होमवर्क की शीट मिल गई थी ना आपको, तभी तो होमवर्क किए होंगे आप लोगों ने। अच्छा 18 फे वाली बेच के बच्चे हैं आप लोग। अच्छा आपको शीट नहीं मिली 18 फे वालों को? अच्छा नोट्स आपके पास थे, ओके ठीक है। चलिए तो बेटा प्री एंड पोस्ट का बेसिक आपको पता है। कंपनी बनने के पहले का प्रॉफिट और कंपनी बनने के बाद का प्रॉफिट। प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन एंड प्रॉफिट पोस्ट इनकॉर्पोरेशन हम निकालते हैं। उसका तरीका हम समझ चुके हैं। हम स्टेटमेंट ऑफ पी&एल दो पार्ट में बनाते हैं, एक कॉलम प्री वाला कॉलम होता है, एक कॉलम पोस्ट वाला होता है। पहले हम जीपी निकाल लेते हैं, या तो हमें जीपी दिया रहेगा या हम जीपी निकाल लेंगे, और वो जीपी कंबाइन होगा, प्री पोस्ट का इकट्ठा होगा। बाद में उस जीपी को हम प्री पोस्ट में बांट देते हैं सेल रेशो में। उसके बाद फिर क्या करते हैं, एक एक एक्सपेंसेस ढूंढ ढूंढ कर उसको डिस्ट्रीब्यूट अलोकेट अपॉर्शन करते जाते हैं बिटवीन प्री एंड पोस्ट, और हमें नेट प्रॉफिट मिल जाता है, प्री का अलग पोस्ट का अलग। और प्री वाला प्रॉफिट एज पर कंपनी से एक डिविडेंड के लिए अवेलेबल नहीं होता, इसलिए उसको भेज देते हैं एक रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व कैपिटल रिजर्व में। और बाद वाला प्रॉफिट पोस्ट इनकॉर्पोरेशन वाला प्रॉफिट डिविडेंड के लिए अवेलेबल रहता है, इसलिए उसको भेज देते हैं पी&एल एप्रोप्रिएशन में। तो देखिए हम पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, इजी क्वेश्चन है। सारी क्वेश्चन इजी होते हैं इस चैप्टर के। तो पढ़ना शुरू करें। पहला क्वेश्चन देखिए, इंदर एंड विष्णु वर्किंग इन पार्टनरशिप, पहले ये पार्टनर थे, रजिस्टर्ड ए जॉइंट स्टॉक कंपनी अंडर द नेम ऑफ फेलो ट्रेवलर लिमिटेड ऑन 31 मई 2000। इंदर विष्णु दो पार्टनर थे जो एक फर्म में काम कर रहे थे। अब इन्होंने यही काम करेंगे वो फेलो ट्रेवलर लिमिटेड के नाम से, और उसके लिए क्या लिखा है, रजिस्टर्ड ए जॉइंट स्टॉक कंपनी ऑन 31 मई, 31 मई को उन्होंने कंपनी रजिस्टर्ड कर ली। तो ये क्या हो गई, डेट ऑफ बिजनेस परचेज या डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन? ये रही डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। उसके बाद फिर क्या हुआ बेटा, इट वॉज अग्रीड डेट दे वुड टेक ओवर द असेट ऑफ पार्टनरशिप फॉर ए सम ऑफ ₹3 लाख। They would take over the asset of partnership for a sum of ₹3 lakh as from 1st January 2000। इन्होंने, इंदर विष्णु पहले पार्टनर थे, अब उन्होंने बना ली कंपनी। तो कंपनी ने क्या किया, जो बिजनेस खरीद लिया, मतलब असेट खरीद लिया। असेट्स ऑफ पार्टनरशिप मतलब बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप। बिजनेस का मतलब ही असेट होता है, या असेट का मतलब बिजनेस। असेट खरीद ली मतलब बिजनेस खरीद लिया। किस डेट से खरीद लिया, 1 जनवरी 2000 से। क्या लिखा है, एज फ्रॉम 1 जनवरी 2000। यस, 1 जनवरी से बिजनेस खरीद लिया।
तो जनवरी को बिजनेस खरीद लिया, ये है डेट ऑफ बिजनेस परचेज। 31 मई हो गई डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई 31, 5 मंथ रहे प्री इनकॉर्पोरेशन, ठीक है भाई। एंड अंटिल द अमाउंट वॉज डिस्चार्ज दे वुड पे इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट एट द रेट ऑफ 6% पर annum। और जब तक ये अमाउंट पे नहीं कर देंगे, जब तक ये कंपनी फर्म को 3 लाख रुपया पे नहीं कर देगी, क्योंकि फर्म है वो जिसने बिजनेस बेचा, कंपनी वो जिसने बिजनेस खरीदा, तो कंपनी डिले के लिए इंटरेस्ट पे करेगी एट द रेट ऑफ 6%। जितने दिन तक पेमेंट ना हो, अंटिल द अमाउंट पेड, जब तक अमाउंट पे ना कर दिया जाए तब तक 6% इंटरेस्ट कंपनी देती रहेगी। तो कंपनी ने इंटरेस्ट 6% देना है इस 3 लाख के पेमेंट पर, क्योंकि कंपनी ने बिजनेस 3 लाख में खरीदा है। द अमाउंट वॉज पेड ऑन जून 30। कंपनी ने इस 3 लाख के परचेज कंसीडरेशन का पेमेंट 30 जून को किया। बिजनेस कब खरीदा? जनवरी 1। पेमेंट कब हुआ? जून 30। कितने महीने डिले किया? 6 मंथ का डिले किया बेटा, तो इंटरेस्ट भी 6 मंथ से देना पड़ेगा। इस 6 मंथ में कितने मंथ फ्री में आ रहे हैं? 5 और 1 मंथ, तो ये इंटरेस्ट जो आएगा ना, 5 मंथ का इंटरेस्ट फ्री में जाएगा और 1 मंथ का इंटरेस्ट पोस्ट में जाएगा, ठीक है। अब टू डिस्चार्ज द पीसी, कंपनी इशूड 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 each एट ए प्रीमियम ऑफ 1 एंड अलॉटेड 7% डिवेंचर ऑफ 150। ये क्वेश्चन की एक मिस्टेक है, जो भी हो, क्वेश्चन बनाने ने इस पर ध्यान नहीं दिया। कंपनी ने पीसी के पेमेंट के लिए 2 लाख के शेयर इशू कर दिए और 150 के डिवेंचर इशू कर दिए। तो ये तो बैलेंस शीट के मुद्दे हैं। इक्विटी शेयर केवल कहाँ आएगी? बैलेंस शीट में। डिवेंचर कहाँ आएंगे? बैलेंस शीट में। इसका पीएनएल पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। हमें तो बनाना है पीएनएल प्री एंड पोस्ट का, तो हमें ये बैलेंस शीट नहीं बनानी, इसलिए इससे हमें मतलब नहीं है। बस जो पीसी था 3 लाख, उसके पेमेंट के लिए कंपनी ने पेमेंट 30 जून को किया है। और वो पेमेंट 30 जून को कैसे किया? कैश में या शेयर्स इशू करके? शेयर्स इशू करके पेमेंट किया। बस ये क्वेश्चन बताना चाहता है, पर हमारे पीएनएल पर इसका इंपैक्ट नहीं आएगा। और वैसे तो जब पीसी 3 लाख था तो पेमेंट भी 3 लाख करना था, जो भी है, ठीक है। क्वेश्चन में मिस्टेक होगी, पीसी ऊपर 3 लाख है, ठीक है। अब दिया है आपको पीएनएल ऑफ पेलो ट्रेवलर लिमिटेड फॉर द YEAR ENDED YEAR मतलब ईयर मतलब 12 मंथ्स। ये आपको पीएनएल दिया है पूरे 12 मंथ का, दिसंबर 2000 एंडिंग वाला। तो ये पीएनएल कितने महीने का है? 12 महीने का। इस 12 महीने में 5 महीने किसके हैं? प्री के। तो 5 महीने प्री के हैं, तो बचे हुए 7 मंथ पोस्ट के होंगे, सिंपल से। ये ट्रेडिंग पीरियड 12 मंथ का दिया। यहाँ सेल जनवरी टू मई की सेल अलग दी है और जून से दिसंबर की सेल अलग दी है। जनवरी से मई मतलब ये कौन सा पीरियड है? प्री पीरियड की सेल दी है 60 और पोस्ट पीरियड की सेल दी है 1। ये तो क्वेश्चन में सेल रेशियो निकालने में कोई अड़चन आएगी नहीं। सेल रेशियो तो इधर ही हो गया 1:2। प्री पीरियड की सेल अलग दी है 60 और पोस्ट की सेल अलग दी है 120। ये रेशो आ गया 1:2 सेल रेशो। अच्छा, जीपी दिया हुआ है तो हमें जीपी निकालना नहीं पड़ेगा। इसी जीपी को 60 के जीपी को हम बांट देंगे 1:2 के सेल रेशो में, कि पोस्ट पीरियड में सेल डबल हो गई प्री से, तो जीपी भी डबल हो जाएगा। हम इस जीपी को बांटने वाले हैं 1:2 के सेल्स रेशियो में। और इधर आपको सैलरी दी है, टाइम रेशियो बढ़ेगी, डिवेंचर इंटरेस्ट पूरा पोस्ट में जाएगा, डिप्रिसिएशन टाइम रेशियो में। ये इंटरेस्ट ऑन पीसी, इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसिडरेशन, कितना इंटरेस्ट है? इंटरेस्ट है अप टू 38 जून 2000। ये इंटरेस्ट है 30 जून 2000 तक का। कितने महीने का? 6 महीने का, क्योंकि पीसी का पेमेंट 38 जून को हुआ था, 30 जून को पीसी का पेमेंट हुआ था, तो ये ब्याज भी 30 जून तक का है। कितने महीने का है? वैसे भी देखो आपका वो 3 लाख पर 6% से कितना होता है? 18,000 इंटरेस्ट साल भर का होता है, तो 6 महीने का। यहाँ भी 9,000 ही तो है, ये 9,000 इंटरेस्ट है 6 महीने का।
इसमें 5 महीने प्री में आ रहे हैं, 1 मंथ, तो हम इस इंटरेस्ट 9,000 को बांट देंगे 5:1 के टाइम रेशियो में। फिर सेलिंग कमीशन सेल्स रेशियो में बढ़ेगा, डायरेक्टर फीस पोस्ट में आएगी, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस पोस्ट में आएंगे, टैक्स प्रोविजन ना प्री में आएगा, सॉरी ये टैक्स प्रोविजन, ये प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स है, ये नेट प्रॉफिट है, ये सॉरी टैक्स किसको देख के लगता है, टर्नओवर देखकर, मंथ देखकर या प्रॉफिट देखकर। तो इनकम टैक्स का संबंध न मंथ से होता है न सेल से होता है, बल्कि इनकम से होता है, प्रॉफिट से होता है। तो ये खर्चा किस रेशो में बढ़ेगा, प्रॉफिट के रेशो में, न टेल सेल रेशो न टाइम रेशो, बल्कि प्रॉफिट रेशो। ये मैं समझाऊंगा आपको। और डिविडेंड, डिविडेंड बेटा न प्री में आएगा, क्योंकि डिविडेंड खर्चा नहीं है, ये पीएनएल में आता ही नहीं। डिविडेंड प्रॉफिट का अप्रोप्रिएशन है या एक्सपेंस है, डिविडेंड प्रॉफिट का उपयोग मतलब अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है या एक्सपेंसेस है। ये डिविडेंड तो शेयर होल्डर को बांटा गया प्रॉफिट है, शेयर होल्डर को जो प्रॉफिट बांटा जाता है उसको बोलते हैं डिविडेंड। तो डिविडेंड कोई खर्च नहीं, एक्सपेंसेस नहीं, जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले। पीरियड में क्या आती है, इनकम एंड एक्सपेंसेस, ये एक्सपेंसेस है ही नहीं, तो ये पीएल में आएगा ही नहीं। फिर प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रिपेयर स्टेटमेंट अपॉर्शनिंग द बैलेंस बिटवीन प्री एंड पोस्ट। ये प्रॉफिट जो है ना, इसको प्री पोस्ट में बांटना है। कैन आल्सो शो हाउ दिस फिगर वुड अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑफ कंपनी, तो बाद में देखेंगे। तो हमको बनाना क्या है, प्री एंड पोस्ट के प्रॉफिट को बांटना है, यही पूछा है। तो चलिए तो शुरू करते हैं बेटा। क्वेश्चन आपके सामने है, हम इसका बनाते हैं सॉल्यूशन। शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन बेटा। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। आप लोग रेडी हैं, काहे के लिए रेडी हैं, सॉल्यूशन को लिखने के लिए, समझने के लिए। जैसा कि मेरी पॉलिसी है, जो शायद मुझे नहीं लगता कि ये हिंदुस्तान में किसी की भी पॉलिसी होगी, ये पॉलिसी बहुत अनयूजुअल और स्पेशल है। मैंने क्लास में पहले बताई है और अगली बढ़ के स्टूडेंट उसको फॉलो भी कर रहे हैं कई सारे। वजह है कि अभी तो आप चूंकि ये पहला पहला क्वेश्चन है और शायद पहले पहले क्वेश्चन की लिए हमें बहुत ध्यान से चलना पड़ता है। जैसे आपकी लाइफ में पता नहीं, आप तो इस उम्र के पड़ाव में हो कि अभी आपकी वो उम्र शायद आई नहीं कि जहाँ पर पहला पहले प्यार की बातें करूँ, कि आदमी को जो पहला पहला प्यार होता है तो बहुत ध्यान से चलना पड़ता है। कोई लड़ाई झगड़े शुरू में नहीं होते, वो कब शुरू होते हैं, कुछ समय बाद। तो पहले पहले प्यार में जो आपको शुरू में सावधानी रखनी पड़ती है, वही सावधानी में रखनी है पहले पहले क्वेश्चन में। तो मैं पहले पहले क्वेश्चन के लिए बोल सकता हूँ कि आप नोट कर लो, आराम से करेंगे, स्लो करेंगे, समझ के करेंगे और नोट भी कर लो। लेकिन इसके बाद वाले क्वेश्चन में हमारे लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। क्या शुरू होंगे अगले क्वेश्चन से, मैं कहूँगा कि इसको नोट मत करो, बस यहाँ पर समझो और मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करने में मेरी मदद करो। उसके बाद घर जाके फिर आप डेली वो क्वेश्चन घर जाके फिर सॉल्व करेंगे और फिर यहाँ पर आके अगले दिन उसका होमवर्क चेक कराएंगे। तो ये लड़ाई झगड़ा अपने बीच कब से शुरू होगा, पहले क्वेश्चन से नहीं बल्कि से। तो पहला क्वेश्चन ये आपको मिल रहा है नोट करने के लिए, तो इसको नोट कर लेना भले, पर अगले क्वेश्चन से नोट करने को नहीं मिलेगा, बल्कि आपको क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ यहाँ समझने होंगे और घर जाके मैं आपको पीडीएफ जरूर भेजूंगा। जो क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा उसका पीडीएफ आपका ग्रुप जल्दी ही बनने वाला है, उसमें मैं आपको पीडीएफ भेजता रहूँगा। तो ठीक है, शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, तो अभी आप लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ क्लास वर्क। इसका पहले बेटा इसमें बनते हैं ढेर सारे वर्किंग नोट, फिर बनता है पीएनएल। वर्किंग नोट नंबर 1 इसमें पहले वर्किंग नोट बनाने पड़ते हैं, फिर क्वेश्चन शुरू होता है। वर्किंग नोट नंबर 1 बेटा, सबसे पहले इसमें टाइम रेशियो निकाल लेना चाहिए। प्री एंड पोस्ट,
यहाँ आप लिखेंगे नंबर ऑफ मंथ्स, एग्जाम में आपको नहीं लिखना है पर आपको पता है बेटा यहाँ पर बिजनेस खरीदा है 1 जनवरी 2000 से, कंपनी बनी है 31 मई, और यहाँ पर 1 जून 2000 से 31 दिसंबर 2000। ये प्री इनकॉर्पोरेशन है, कंपनी बनने के पहले के मंथ। ये 5 मंथ है और ये 7 मंथ है, तो रेशियो भी वही आ जाएगा। इसको इससे ज़्यादा शॉर्ट करना पॉसिबल नहीं, तो रेशियो भी आ गया वही 5:7 हमारा रहा टाइम रेशियो। बेटा आप पहले क्वेश्चन से कर सकते हो तो ये आपकी बहादुरी होगी। सम्यक कर सकते हो, बहादुर बच्चे होंगे आप तो ऐसा कर लोगे कि हम तो ये भी कर लेंगे। ठीक है, मैं सॉल्यूशन तो भेजूंगा पीडीएफ, फिर आप मुझसे चेक कर सकते हो कि आपकी कहाँ गलती है, प्रेजेंटेशन मिस्टेक क्या है। तो ये फर्स्ट वर्किंग नोट हुआ। उसके बाद हर क्वेश्चन में सेल रेशियो भी निकालना ही पड़ता है। इसमें निकालना कोई खास बात नहीं है, लेकिन वर्किंग नोट तो बनाना पड़ेगा। फिर से यही प्री और फिर से यही पोस्ट। यहाँ पर सेल्स 60,000 आपको दी गई है प्री की और 120 दी गई है पोस्ट की। रेशियो निकालेंगे इसका, 1:2 आ गया। ये रहा सेल्स रेशियो। वर्किंग नोट नंबर 3। अब वर्किंग नंबर 3 में किसका वर्किंग बना लूँ? इंटरेस्ट ऑन पीसी का निकाल लें, बस एक ही, बाकी सब तो सिंपल है। एक ही वर्किंग बनेगा, इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसिडरेशन। हाँ, इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसिडरेशन। ये एग्जाम में आपका जरूरी नहीं, पर मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। पीसी ड्यू हुआ 1 जनवरी 2000 से, यही डेटा बिजनेस परचेस है। जिस दिन बिजनेस खरीदा उसी दिन 3 लाख देना ड्यू हो गया, पीसी ड्यू 3 लाख। और डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 31 May 2000। लेकिन पीसी पेड, पीसी का पेमेंट क्वेश्चन ने बताया है 2000। तो टोटल डिले 6 मंथ है। टोटल डिले पेमेंट यह है 6 मंथ्स। इसमें से 5 मंथ तो प्री में आ रहे हैं और 1 मंथ पोस्ट में आ रहा है। तो ठीक है, आपको जो इंटरेस्ट दिया हुआ है ₹9,000, वो किस रेशो में आएगा? बस इसका रेशो निकाल दो। इंटरेस्ट निकालने की जरूरत नहीं, बस रेशो में बांट देंगे। इंटरेस्ट जो दिया हुआ है क्वेश्चन में 9,000, वो हमें निकालना नहीं। क्वेश्चन में 9,000 इंटरेस्ट निकाल के दिया हुआ है, वो उसे बांटना है 5:1 के स्पेशल टाइम रेशो में। और एक वर्किंग नोट और, ये पॉइंट जो मैं बता रहा हूं, मॉड्यूल इस बारे में गलत है, 100% रॉन्ग है। ये मैं आपको बोल सकता हूँ। देखिए,
मुझे पता है बेटा, मुझे 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, बल्कि 30 साल से पढ़ा रहा हूँ मैं, और ये क्वेश्चन भी मेरे सामने तब से चला आ रहा है जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया। इवन मैंने पढ़ना शुरू किया तब भी था, लेकिन आज तक मॉड्यूल में चेंजेस करेक्शन नहीं आए। कई जगह करेक्शन करते हैं पर कई जगह अभी भी नहीं कर पा रहे हैं वो। तो देखिए, उन्होंने इस इनकम टैक्स के प्रोविजन को पोस्ट पीरियड में ले लिया है, किसी रेशियो में बांटा नहीं है। मेरे लिए भी आसान था, किसी भी तरह से मैं आपको कन्विंस कर लेता कि वो सही है, पोस्ट में ले लो, हेडेक खत्म। मैं आपको ऐसा समझाता कि आपको गलती पता ही नहीं पड़ती, मैं पोस्ट में ले लेता और उसके फेवर में लॉजिक भी दे देता, और आपको लगता कि हाँ पोस्ट में सही है, पर मैं उसको सही नहीं मानता हूँ। ये इनकम टैक्स का संबंध प्रोविजन भले बनता ईयर एंड में है, पर होता वो पूरे साल के पूरे प्रॉफिट के लिए है। 5 महीने कंपनी बनने के पहले का पीरियड और 7 महीने कंपनी, इस पर दोनों पे कंपनी को टैक्स देना पड़ेगा। हाँ, यदि वो 5 महीने का इनकम टैक्स असेसमेंट अलग हो गया होता तो अलग बात थी, पर चूंकि 5 महीने का प्रॉफिट भी कंपनी को मिला है और 7 महीने का प्रॉफिट भी कंपनी को मिला है, तो टैक्स कंपनी को ही देना पड़ेगा इस पर। तो ये टैक्स पूरे साल भर का है, पूरे साल भर का है। तो ये टैक्स पूरे साल भर में बढ़ेगा। अब टैक्स न मंथ देखकर देते हैं इनकम टैक्स, न टर्नओवर देखकर। कुछ टैक्सेस मंथली बेस पे लगते हैं, जैसे आपका म्यूनिसिपल टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स कैसे लगता है? आप जिस मकान में रहते हैं आपको पता नहीं, आपके पेरेंट्स उस पर म्यूनिसिपल को टैक्स भरते हैं और वो हर साल भरना पड़ता है, हर साल। वो होता है म्यूनिसिपल टैक्स, वो ईयरली बेस पे लगता है, वो टाइम देख के लगता है। एक आपका जीएसटी, जीएसटी टर्नओवर देख के लगती है, ज़्यादा सेल पर ज़्यादा जीएसटी, कम सेल पर जीएसटी की रेट है ना 18%, 12%। तो टर्नओवर ज़्यादा तो जीएसटी ज़्यादा, टर्नओवर जीरो जीएसटी जीरो, टर्नओवर कम तो जीएसटी कम। तो जीएसटी जैसे टैक्स का संबंध सेल से होता है, म्यूनिसिपल टैक्स का संबंध टाइम से होता है, लेकिन इनकम टैक्स का संबंध न टाइम से होता है न सेल से होता है, बल्कि प्रॉफिट ज़्यादा है तो टैक्स ज़्यादा है, प्रॉफिट जीरो है तो इनकम टैक्स भी ज़ीरो है। तो इनकम टैक्स का संबंध, करेक्शन, उसका बेसिस प्रॉफिट होता है, ज़्यादा प्रॉफिट होने पर। और तो हम यहाँ पर नेट प्रॉफिट रेशियो निकालेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स रेशियो, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स रेशियो फॉर प्रोविजन फॉर, किसके लिए निकाल रहे हैं, क्यों, कहाँ काम आएगा? फॉर प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स को बांटने के लिए हम नेट प्रॉफिट लेंगे, जहां नेट प्रॉफिट ज़्यादा वहां इनकम टैक्स भी ज़्यादा। प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स के लिए हम यूज़ करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स घटाने के पहले वाला प्रॉफिट जहाँ ज़्यादा है इनकम टैक्स भी ज़्यादा है। बस ये हम बाद में निकालेंगे, इसकी जगह छोड़ दो। अब हम शुरू करते हैं, ये तो हमारे बन गए वर्किंग नोट। अब हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ, पहले स्टेट पीएनएल अकाउंट बनता था, अब आजकल कंपनी क्या बनाती है? स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ फेलो ट्रेवलर लिमिटेड for the year ended on 31st December 2000। ये बनेगा फेलो ट्रेवलर लिमिटेड का पूरे साल भर का P&L। हम ये बनाएंगे कॉलम पर्टिकुलर, अगला कॉलम होता है बेसिस ऑफ, इसको डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हैं, बेसिस ऑफ अलोकेशन, बेसिस ऑफ अपॉर्चनमेंट, पर इजी पड़ेगा आपके लिए बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। फिर इनकॉर्पोरेशन और
पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। सबसे पहले कंपनी की इनकम साइड लेते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम न लिखे तो भी चलेगा, सीधे जीपी लिख सकते हैं आप। और यहाँ पर फिर अदर इनकम भी आती है, ये मिलाकर होती है टोटल इनकम। ये होती है दोनों मिलाकर टोटल इनकम। ये कंपनी का एक्चुअल फॉर्मेट है, पीएनएल बनाने का फॉर्मेट यही है। हमारा पूरा चैप्टर आने वाला है ये पीएनएल इसी फॉर्मेट में बनता है। इसको कहेंगे टोटल ए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर इनकम। क्या फ़र्क है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम में? जो कंपनी की बिजनेस एक्टिविटी से हुआ प्रॉफिट, कंपनी की जो मेन एक्टिविटी है, प्रिंसिपल एक्टिविटी है, बिजनेस एक्टिविटी है, उससे हुआ प्रॉफिट तो कहाँ आएगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। और जो बिजनेस के अलावा अदर इनकम है, बिजनेस के अलावा अदर इनकम, वो कहाँ आएगी? अदर इनकम में। जैसे एक कंपनी है वो क्लॉथ, यानी वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल का क्या बनाती है? कपड़ा। तो कपड़ा बनाने और बेचने से प्रॉफिट कहाँ आएगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आएगा। लेकिन वही टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने कुछ गवर्नमेंट बॉन्ड भी खरीद लिए हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट खरीद लिए। तो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट खरीदना इसका बिजनेस नहीं है, इसका बिजनेस है टेक्सटाइल, कपड़ा बनाना, बेचना। उससे हुआ प्रॉफिट तो रेवेन्यू प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन। लेकिन इसने जो अपनी फालतू मनी थी, एक्स्ट्रा मनी थी, आइडल मनी थी, उसको लगा दिया गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट में। गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद ली, शेयर्स खरीद लिए, डिवेंचर खरीद लिए। तो उससे क्या मिला? ब्याज या उससे इनकम हुई। वो कौन सी इनकम होगी? अदर इनकम, अदर देन बिजनेस इनकम। पर इस चैप्टर में ये ना करें तो भी चलता है, इतनी एक्यूरेसी वो एक्सपेक्ट नहीं करते इस चैप्टर में। और जब हम एक्चुअल में पढ़ेंगे पीरियल का फॉर्मेट तो ये है। ठीक है बेटा, ये टोटल ए हो गया। इसमें अब क्या घटेगा? एक्सपेंसेस। इसमें घटेंगे एक्सपेंसेस, ठीक है। हमारे इस क्वेश्चन में इनकम के नाम पर सिर्फ क्या है? जीपी। जीपी दिया हुआ है ना, ये निकालना पड़ेगा, तो निकालने की जरूरत नहीं। जीपी कितना दिया बेटा? ओनली 60। ये जीपी किधर, प्री में कितना और पोस्ट में कितना लूं, किस रेशो में? जीपी का कनेक्शन किससे होता है बेटा? तो इसको बांटा जाए सेल्स रेशो में। यस, सेल्स रेशियो हमारा है 1:2, 20। और ये हमने जीपी को 1:2 के सेल रेशियो में बांट दिया। वो स्पिरिट में सेल डबल है तो जीपी भी डबल है। अदर इनकम हमारे क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो इसलिए अदर इनकम कर दी 0। टोटल इनकम वही 20 और 40 हो गई, 20 और 40 हो गई अदर इनकम। अब एक्सपेंस से लेस करना शुरू करेंगे। लेस एक्सपेंसेस। नंबर 1 एक्सपेंस, क्वेश्चन ने क्या दिया है? सैलरी एंड वेजेस। इसको बेटा, इसका कनेक्शन टाइम से होता है, टाइम रेशियो। क्या था? 5:4:1। बस चलेगा ऐसे राउंड करके। सैलरी को हमने मंथ वाइज बांट दिया सेल रेशो में, टाइम रेशो में, क्योंकि सैलरी का कनेक्शन टाइम से होता है। नेक्स्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। डायरेक्ट पोस्ट, इसके लिए कोई रेशो की जरूरत नहीं, डायरेक्ट पोस्ट लिख दो, डायरेक्ट पोस्ट 5:2। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन का संबंध टाइम से होता है, टाइम रेशो। फोर वन सेवन
583। नेक्स्ट, ओ इंटरेस्ट ऑन पीसी जो मैंने बना रखा है वर्किंग नोट, इसके लिए वर्किंग नोट नंबर 3 बना हुआ है और रेशियो हमने 5:1 निकाल रखा है बेटा। वर्किंग नोट नंबर 3 का रेफरेंस डालते हुए 5:1 रेशियो लिख दो। प्री में इंटरेस्ट आ गया 7500 और पोस्ट में 1500 का इंटरेस्ट आ गया। सेलिंग कमीशन, सेल्स रेशियो 3000 एंड 6000 का कमीशन बढ़ दिया। सेल डबल है तो सेलिंग कमीशन भी डबल होगा पोस्ट में। डायरेक्ट पोस्ट, डायरेक्टर अपॉइंट हुआ होगा कंपनी बनने के बाद तो प्री में खर्चा आएगा ही नहीं, सीधा पोस्ट में आएगा। कितना? पूरा खर्चा पोस्ट में। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये प्रारंभिक व्यय, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ, हमने इसको भी डायरेक्ट पोस्ट में लेना है। ये खर्चे बेनिफिट इसका मिलना शुरू होगा कंपनी बनने के, कंपनी बनाने के खर्चे हुए भले प्री पीरियड में है पर इसका बेनिफिट मिलना शुरू हुआ है कंपनी बनने के बाद, तो ये पोस्ट पीरियड में आएंगे। ठीक है, ओ बस ये आ गया लास्ट पॉइंट। डिविडेंड तो बेटा आएगा ही नहीं ना, डिविडेंड तो आएगा ही नहीं। बस एक चीज़ बची है, प्रोविजन फॉर, ये खर्चा है कंपनी का, ये भराएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स, ये इनकम टैक्स ही होगा इसका, इसमें बढ़ेगा नेट प्रॉफिट रेशो और वो हमने निकाला है वर्किंग नोट नंबर। वर्किंग नोट नंबर 4 में रेशो निकलेगा ये, और वो टैक्स पड़ जाएगा प्री और पोस्ट में। ये आ जाएगा टोटल बी। ए में से नेट प्रॉफिट निकालेंगे आफ्टर टैक्स, ये नेट प्रॉफिट निकल जाएगा ए माइनस बी। बस हमें एक खर्चा बचा है, टैक्स। टैक्स का संबंध न टाइम से होता है, इनकम टैक्स मंथ देखकर टैक्स नहीं मांगता, सेल देखकर इनकम टैक्स नहीं मानता, बल्कि इनकम यानी प्रॉफिट देखकर वो इनकम टैक्स की डिमांड करता है। तो इनकम टैक्स का संबंध, कनेक्शन प्रॉफिट से होता है, इसलिए उसके लिए हमने एक नया रेशो निकाला, जहां प्रॉफिट ज़्यादा वहां टैक्स भी ज़्यादा। तो प्रॉफिट बेटा जीपी में से खर्चे घटाकर प्रॉफिट निकलता है, तो उसके लिए वर्किंग नोट बना रखा है अपन ने। यहाँ पर प्री पीरियड, बेटा यहाँ जीपी लिखो 20,000 और 40,000 जीपी घटाया, इसमें से घटा दो लेस एक्सपेंसेस अदर देन टैक्स, एक्सपेंसेस अदर देन टैक्स, क्योंकि टैक्स हमको पता ही नहीं कितना प्री का, वो घटा दो तो ये आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो बेटा ये हमारा फॉर्मेट है नेट प्रॉफिट निकालने का। जीपी में से एक्सपेंसेस घटाकर प्रॉफिट निकलता है, पर एक्सपेंसेस में हमको टैक्स भी पता नहीं, तो हमने ये टोटल करो बेटा एक्सपेंस का, ये हमारे हैं एक्सपेंसेस बिफोर टैक्स और ये एक्सपेंसेस हैं, सॉरी ये प्री के और ये पोस्ट के खर्चे हैं जिसमें टैक्स अभी शामिल। तो देख लो 150, ये आ गए एक्सपेंसेस। अब जो आपका टैक्स है
टैक्स कितना बेटा? टैक्स 6,000। 6,000 है ना? इसको इस रेशो में बांटना है, इस रेशो में। इसको आप शॉर्ट नहीं कर पाओगे, ऐसे ही बांट दो बस। क्या आपको रेशो में बांटना आता है कि नहीं आता है? हाँ, टोटल करके डिवाइड करके मल्टीप्लाई इससे कर लो 4916 से। क्या आया? 1216 कर लो ना, 1216 और 4784। ये 6,000 के इनकम टैक्स को हमने बांट दिया, जहां प्रॉफिट ज़्यादा टैक्स ज़्यादा। ना टाइम रेशो ना सेल रेशो, बल्कि प्रॉफिट रेशो 4784। 1216 4784। अब खर्चा कंट्रोल फिर से कर लो, एक्सपेंस कंट्रोल कर लो, ये सारे खर्चे इंक्लूडिंग टैक्स। एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग टैक्स मिलाकर खर्चे जोड़ लो। ये खर्चा आ रहा है टोटल 16,300 और 25, बस 450 है। ये खर्चे आ गए। हाँ, आंसर हमारा और इंस्टीट्यूट का अलग अलग आएगा। 3,000। अब ये क्वेश्चन मत पूछना कि सर सही कौन सा है, या हमें एग्जाम में क्या करना है। हाँ, ये 15। मेरे हिसाब से ये सही है, जो मैंने बताया मैं वही कराऊंगा जो मेरे हिसाब से आपको एग्जाम में करना चाहिए, यही सही है। ये प्रॉफिट जाएगा। ये क्वेश्चन हो गया हमारा फर्स्ट। अब उन्होंने पूछा है बैलेंस शीट में। अब क्वेश्चन में एक पार्ट और है जो हमने पढ़ा नहीं, हाउ दिस विल अपेयर इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में ये दिखाई कैसे देंगे, किसके लिए पूछा उन्होंने? हाउ दिस आइटम, क्या पूछा है? हाउ दिस फिगर्स वुड अपेयर इन बैलेंस शीट ऑफ कंपनी। दिस मतलब कौन से फिगर? ये प्रॉफिट। हाँ, क्यों? शेयर के बिल और डिवेंचर भी, ऊपर शेयर की बिल भी थी, डिवेंचर भी थे। ठीक है, तो क्या बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको आता है? बैलेंस शीट का फॉर्मेट पढ़ा हुआ है आपने? शायद 12th में पढ़ा हो, लेकिन पीसीएम वालों ने शायद फाउंडेशन में पढ़ा हो, पर ठीक से नहीं पढ़ा होगा, ये कंफर्म है, क्योंकि वहाँ उतनी डेप्थ में नहीं था, या तो आपने पढ़ा ही नहीं होगा, और पढ़ा भी होगा तो बहुत इनिशियल लेवल पे पढ़ा होगा बैलेंस शीट का फॉर्मेट और पीएल का फॉर्मेट। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट मुझे आपको बताना होगा, जो हर जगह काम आएगा। ठीक है, एक काम करता हूँ, ये क्वेश्चन हो गया। अब मैं आपको एक काम करता हूँ, ये जगह छोड़ दो, बैलेंस शीट में किसे दिखाएंगे, इसकी जगह अब क्या बना लो आप, फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट लिख लो। एज पर शेड्यूल
3 ऑफ द कंपनीज एक्ट, शेड्यूल 3 के हिसाब से फॉर्मेट किस किस को आता है, किसको फॉर्मेट आता है शेड्यूल 3 के हिसाब से बैलेंस शीट का फॉर्मेट? 1, मैं पूछने वाला नहीं हूँ, डरो मत। 2, 3, जब मैंने बोला पूछने वाला नहीं हूँ तो फिर हाथ, और जब बोलूँगा पूछने वाला हूँ तो सब हाथ नीचे आ जाएंगे। कुछ कुछ आता है फॉर्मेट? चलिए, इधर से पायल जैन के लिए आता है, प्रतीक्षा जैन के लिए आता है। 7, 8 पार्टिसिपेंट्स रेज हैंड। 11, हाँ बेटा ऑनलाइन वाले तो सारे हाथ खड़े कर दो। 15, 16 संख्या बढ़ती जा रही है, पता है कोई, मैं घर तो आने वाला नहीं पूछने वाला। 20, लिखते जाओ। चलिए, सबसे पहले बैलेंस शीट ऑफ XYZ लिमिटेड, ये उसका नाम आ जाएगा। अब यहाँ क्या लिखूँ? एज इट, पहले एज ऑन लिखा होता था, अब एज एट लिखा होता है। मैंने शायद बताया आपको, इसका रीज़न बताया था कि एज ऑन गलत है, एज एट सही है। इसका रीज़न बताया? अब जिसको नहीं पता है वो अपने फ्रेंड से पूछ लेना कि एज ऑन गलत था, एज एट। बैलेंस शीट पूरे दिन भर की होती है या दिन भर में शाम की 6 बजे की, शाम को 6 या 7 बजे इवनिंग आवर्स की होती है? तो एज ऑन लिखना मतलब पूरे दिन भर की बैलेंस शीट होगी। एज एट लिखना मतलब पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, और एज ऑन मतलब फुल डे। और बैलेंस शीट पूरे दिन की नहीं होती, 31 मार्च की भी इवनिंग या नाइट की होती है, इसलिए उसको एज एट लिखना ज़्यादा अप्रोप्रिएट है रादर देन एज ऑन। ठीक है? नहीं, टाइम लिखना नहीं पड़ता है। जैसे एक होटल है, एक मान लो एक थिएटर है, थिएटर का दिन ख़त्म कब होता है? रात की आखिरी शो पे ख़त्म होता है। रेस्टोरेंट है, उसके रात को 9, 10, 11 बजे भी कस्टमर आते हैं, तो उसका उसका दिन खत्म होगा रात को 11, 12 बजे। लेकिन एक ट्रेडिंग कंसर्न है, वो 6 बजे ऑफिस क्लोज कर देती, 6 बजे बाद उनके यहाँ ट्रेडिंग नहीं होती, तो उनके लिए बैलेंस शीट किस वक्त की बनेगी? शाम को 6 बजे की। तो ये सबका टाइम, बस एज एट लिख दिया तो चलेगा, टाइम लिखना नहीं पड़ता कि 6 बजे या 8 बजे या 9 बजे या 12 बजे। ठीक है, ऐसे ये हो गया। अब यहाँ पर पर्टिकुलर नोट नंबर अमाउंट इन रुपीज़। कम बैलेंस शीट इंडिया में है तो रुपीज़ में, बैलेंस शीट यूएस की है तो अमाउंट इन डॉलर जो भी है। उसमें अमाउंट दो आते हैं, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर, लेकिन मैं वो नहीं लिख रहा हूँ, हमारे जनरली वो काम नहीं आता, इसलिए मैं उतना ही बताऊँगा जितना हमारे लिए एग्ज़ाम में रिक्वायर्ड है। एग्ज़ाम से ज़्यादा मैं बहुत लिमिटेड चीज़ ही बताऊँगा, हम टू द पॉइंट और एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही चलेंगे। डेप्थ में जाएंगे उतना जितना जरूरी है। ठीक है बेटा? सबसे पहले यहाँ आती है लाइबिलिटी साइड, पहले आती है। यस, आपको याद तो है। लाइबिलिटी के लिए हेडिंग आता है इक्विटी एंड, बेटा आपका ये हेडिंग है, ये हेडिंग है, ये लाइबिलिटी साइड का हेडिंग है। पहले आप लाइबिलिटी साइड लिखते थे, आपकी पहले बैलेंस शीट में देखा, पहले बैलेंस शीट ऐसी होती थी ना, ऐसी। यहाँ लिखते क्या थे? लाइबिलिटी, इसमें इक्विटी शेड्यूल भी आती थी ये, और इधर क्रेडिटर्स भी आते थे। बेटा इसमें वास्तविक दायित्व कौन सा है कंपनी का, जो कंपनी को पे करना है? ये तो कंपनी को पे कभी करना ही नहीं है, टिल द लाइफ ऑफ कंपनी ये पे नहीं करना है। तो ये अमाउंट इट इज़ नॉट ए लाइबिलिटी फॉर कंपनी, इट इज़ लाइबिलिटी फॉर द कंपनी। तो पहले लाइबिलिटी साइड में ये भी दिखाया करते थे, ये भी दिखाया करते थे, पर अब जाके इनको अकल आई इतने सालों बाद कि ये लाइबिलिटी नहीं है, बल्कि ये तो ऑनर्स का फंड है, जो जब तक कंपनी जिंदा है तब तक ये वापस करने की आवश्यकता। तो वाई इट इज़ टू बी शोन एज ए लाइबिलिटी, क्यों हम लाइबिलिटी माने इसको जबकि ये देना है ही नहीं? तो इसको लाइबिलिटी नहीं मानते, इसलिए अब हेडिंग में इधर अब सिर्फ लाइबिलिटी नहीं लिखते बल्कि क्या लिखते हैं? इक्विटी एंड लाइबिलिटी। तो पहले वो हेडिंग गलत था लाइबिलिटी, अब ये सही हो गया इक्विटी एंड लाइबिलिटी। इसमें सबसे पहले आता है शेयर होल्डर का फंड, शेयर होल्डर्स फंड। इसमें दो चीज़ आती है, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। इसका नोट नंबर 1 बन जाता है, और दूसरा रिजर्व एंड
इसका नोट नंबर 2 बन जाएगा। ये तो हुई इक्विटी। अब आएगा लाइबिलिटीज। लाइबिलिटी अब शुरू होती है, ये तो इक्विटी हो गई, और अब क्या आएगी? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी में दो, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। जो लंबे समय बाद देनी है आफ्टर ए लॉन्गर पीरियड वो लॉन्ग टर्म, जो जल्दी ही देनी है वो शॉर्ट टर्म। तो लाइबिलिटी को दो पार्ट में करके दिखाया जाता है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म को लिखते हैं नॉन करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी, ये मतलब लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। इसमें जो डिवेंचर है, जो कोई लॉन्ग टर्म लोन है, वो सब इसमें आएंगे। और फिर आती है, मैं उतना ही फॉर्मेट बता रहा हूँ जितना हमारे लिए कुछ जरूरी है। करंट लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स वगैरह सब आ जाते हैं। ये शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है। इसकी डेप्थ में मैं नहीं जा रहा हूँ, हमारे चैप्टर में जब जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये हमारे लिए पूरा का पूरा चैप्टर है, वो बाद में पढ़ेंगे। बेटा हम पूरा इन डेप्थ नहीं पढ़ रहे हैं, एक इसका अलग से चैप्टर आएगा तब इन डेप्थ पढ़ेंगे, जो हमें जरूरत जितनी। तो ये आपका आ गई लाइबिलिटी साइड का टोटल, इक्विटी एंड लाइबिलिटी। अब यहाँ पर शुरू होगी असेट साइड। अब शुरू होगी असेट्स। अब शुरू होगी बेटा असेट। असेट में सबसे पहले लॉन्ग टर्म असेट आती है, नॉन करंट असेट्स। इसमें पहला आता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसमें आती है फिक्स्ड एसेट्स। फिर आती है इंटेंजिबल, गुडविल वगैरह इसमें आ जाती है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट लंबे समय के लिए लिए गए हो वगैरह, ये अदर। इतना काफ़ी है आपके लिए अभी तो। और करंट असेट्स, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक वगैरह, और ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर वगैरह, डेटर बी आर वगैरह। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी तो आता है ना, कैश एंड मतलब कैश बैंक, ये भी शॉर्ट टर्म असेट्स है। और ये करंट इन्वेस्टमेंट, इतना काफ़ी वैसे करंट इन्वेस्ट, इतने ही काम आते बस, एक्सेट्रा। ये आ गया बैलेंस शीट का टोटल। ये है बैलेंस शीट का फॉर्मेट एज पर शेड्यूल 3। पूरा का पूरा एक चैप्टर है, इस पर उसको हम डेप्थ में समझेंगे बस चैप्टर स्टार्ट होता है। अभी तो मैंने उतना बता दिया जितना हमारे लिए जरूरी है, ठीक है। लिख लिया फॉर्मेट आपने? इन्वेंट्री करंट असेट से, ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर प्लस बी आर, फिर कैश एंड बैंक मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और करंट इन्वेस्टमेंट। जो इन्वेस्टमेंट जल्दी ही बेचने के लिए खरीदे गए हों वो करंट इन्वेस्टमेंट। हमारे इस क्वेश्चन में डिस्क्लोजर इन बैलेंस शीट पूछा है। इन बैलेंस शीट कौन से आइटम का बताऊं? इनका, ये प्रॉफिट का ना, ये पूरी बता दूं? बैलेंस शीट ऑफ, ऐसा मैं बता रहा हूं, हेलो ट्रेवलर लिमिटेड एस एट 31 दिसंबर टू, क्या डेट थी? 2000। वैसे आजकल तो मार्च एंडिंग हो गया है, ये पुराने जमाने का क्वेश्चन है जब दिसंबर एंडिंग होता था। इक्विटी एंड लायबिलिटी,
इसमें सेफर साइड में कहूँगा कि अब वो दिखाई दो, क्या लिखा, क्या लाइन क्या लिखी, हाउ दिस आइटम, हाउ दिस लिखा है। अब देखो दिस के साथ क्या है, दिस के पहले क्या है, पहला सेंटेंस क्या है, हाँ हाउ दिस के पहले क्या है कि प्रॉफिट को प्री और पोस्ट में बांटो, प्रॉफिट को प्री पोस्ट में बांटने के बाद दिस फिगर बोला है। तो उनका दिस से मतलब वो प्रॉफिट से है या ऊपर के सारे आइटम से हैं, ऑल अबो आइटम, या दिस मतलब सिर्फ वो प्रॉफिट, सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है उनको, क्योंकि उनका पूरी बैलेंस शीट पर फोकस नहीं है। तो यहाँ पर हमको क्या दिखाना है, यहाँ आता है शेयर होल्डर फंड, इसमें आता है शेयर कैपिटल, और दूसरा आता है, बस ये पूछा उन्होंने, रिजर्व एंड सरप्लस पूछा है और कुछ नहीं पूछा हमसे, बस यही पूछा है। इसके लिए नोट नंबर 1 बन जाएगा, इसका नोट नंबर 2 है, हमें सिर्फ नोट नंबर 2 बताना है, या तो मैं यही दिखा दूँ तो भी चलेगा और नोट नंबर 2 बता दूँ, इसके लिए इसका बना दूँ नोट नंबर, ये बैलेंस शीट नहीं पूछी है, बैलेंस शीट में इन 2 आइटम का डिस्क्लोजर भर पूछा है बस। तो आपको पूरी बैलेंस शीट नहीं बनानी है, बैलेंस शीट में ये आइटम कैसे दिखाई देंगे आपको, बैलेंस शीट नहीं एब्स्ट्रैक्ट आप बैलेंस शीट पूछा है, तो आपको बस इतना ही बताना है। अब यहाँ पर नोट नंबर 2 फॉर रिजर्व एंड, ये दिखाना आपको बस, ये तो हमारा बैलेंस नोट नंबर 2 बनेगा ऐसा। यहाँ पर सबसे पहले कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व में कितना प्रॉफिट आया, 3700। P&L अप्रोवेशन में कितना आया, 14500। इसमें से डिविडेंड देना घटाएंगे, यहाँ पर डिविडेंड यहाँ कटेगा, डिविडेंड देने से डिविडेंड पेड, कितना डिविडेंड दिया गया, डिविडेंड 5 का देने से प्रॉफिट कितना बचा, 9450, बस। डिविडेंड हमेशा प्रॉफिट से दिया जाता है, जो प्रॉफिट हमने कमाया था 14550, उसमें से कंपनी ने 5000 तो डिविडेंड के रूप में बांट दिया, तो कंपनी के पास प्रॉफिट कितना बचा, 9450। तो टोटल हो गया, डिविडेंड कितना है, क्वेश्चन में 5000 डिविडेंड दिया हुआ है, तो डिविडेंड कहाँ से देंगे, प्रॉफिट एंड, ये प्रॉफिट तो डिविडेंड के लिए अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये प्रॉफिट डिविडेंड के लिए अवेलेबल है, पोस्ट प्रॉफिट, इसी में से डिविडेंड दिया जाएगा शेयर होल्डर को, जो प्रॉफिट कमाया उसमें से, वो 5000 है, ये प्रॉफिट का अप्रोवेशन है, ये खर्चा नहीं, इसलिए हमने इसको पील में नहीं लिया बल्कि यहाँ लिया है, 9550, यस, ये हो गया। तो 10 11 12 13,200, ये बचा टोटल रिजर्व एंड सरप्लस। डिविडेंड को ऊपर पीएल में दिखाना गलत है, बल्कि यहाँ दिखाया जाता है कि प्रॉफिट इतना कमाया था, उसमें से इतना प्रॉफिट यूज हो गया, तो प्रॉफिट बचा है 9550। तो टोटल रिजर्व एंड सरप्लस 13,250, यहाँ दिखा दो बस, ये है डिस्क्लोजर ऑफ दिस 2 आइटम्स, हमने दिखा दिया कि 2 आइटम को प्रेजेंट कैसे किया जाता है, बस। ठीक है बेटा। अब कल क्या करके आओगे, एक तो ये क्वेश्चन करना है आप लोगों को, जिसने नोट नहीं किया वो ये क्वेश्चन करेगा, कितने स्टूडेंट अभी नोट नहीं किया है, आपने नोट नहीं किया बस, बाकी सबने नोट कर लिया, तो फिर आप क्या करेंगे, जैसे कहा तो था मैंने कि आप नोट कर लेना, अब आप क्या करेंगे, होमवर्क का क्वेश्चन करके आइए, फिर ये करके आइए, होमवर्क का फोर्थ, होमवर्क का फोर्थ करके आइए, बस एक ही दूं, फोर्थ भी दे देता हूं, और चलिए फोर्थ ही करके आइए बस अभी तो, ठीक है, ओनली फोर्थ, ठीक है, थैंक यू। बेटा मैं
आपको जो दिक्कत है मुझे व्हाट्सएप बोलो, मैं आपको ग्रुप पे वो सॉल्यूशन भेज दूंगा। जो जो केस में दिक्कत है वो मुझे बता दो, मैं उसका सॉल्यूशन मैंने ग्रुप पे डाला भी है। एक बार मैं ग्रुप में कुछ क्वेश्चन के सॉल्यूशन डाले, वो चेक कर लेना। फिर मुझसे जो जो आपको नहीं बने ना, व्हाट्सएप पे पूछ लो, मैं बता दूंगा बेटा।